नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग बस्ती का बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे कल। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बस्ती के बारे में देखेंगे कि बस्ती जो है वो एनस से दिया जाता है और वो सिग्मोइड कोलोन और सब जगह पसर जाता है और फिर एब्जॉर्ब होता है। और फिर क्या होता है, एनाटॉमी तो आप लोगों को मालूम ही है कि अगर हम इंटेस्टाइन देखें तो अपेंडिक्स होता है, सिकम होता है, इलियोसिकल वॉल होता है, इलियम होता है, असेंडिंग कोलोन, फिर अंदर वो टेनिया कोलाई रहता है, राइट कॉलिक फ्लेक्चर, हिपेटिक फ्लेक्चर जो रहता है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनस ऐसे रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. इट बिगिंस इन द राइट इलियक रीजन ऑफ द पेल्विस वेयर इट इज ज्वाइंट. एक मिनट, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? शायद आप लोग को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। एक मिनट में इसको दिखाता हूं। हाँ, अब आप लोग को दिख रहा होगा। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो पहले मैं वो फोटो दिखाता हूँ। आप लोगों ने एनाटॉमी देखा होगा लार्ज इंटेस्टाइन का कि रेक्टम कैसा रहता है, एनस यहां से देखते हैं तो अपेंडिक्स रहता है, सीकम रहता है, फिर इलियम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमेंट कोलोन, रेक्टम और एनस ऐसे रहता है हमारा इंटेस्टाइन. The large intestine is the last part of the gastrointestinal tract. It begins in the right iliac region of the pelvis, where it is joined to the small intestine at the cecum via the ileocecal wall. It then continues as the colon, then descending to the rectum and its endpoint at the anal canal. Sections of the colon are the ascending colon, including the cecum and appendix. मतलब ascending colon जो होता है cecum और appendix रहता है. The transverse colon, including the colic flexures and transverse mesocolon. The descending colon, the sigmoid colon is the V-shaped region of the large intestine. Blood supply क्या रहता है? Arterial supply by the branches of superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery. Venous drainage by superior mesenteric vein, inferior mesenteric vein. Inferior mesenteric vein drains into the splenic vein and the superior mesenteric vein joining the splenic vein to form the hepatic portal vein. मतलब ये portal vein बनाते हैं. Then that enters the liver. Nerve supply by sympathetic and parasympathetic nerves by the vagus nerve. Lymphatic drainage upper half via pancreaticoduodenal nodes to the gastroduodenal nodes, finally the celiac nodes. Lower half में क्या रहते हैं? Lymphatic drainage, peticoduodenal nodes to the superior mesenteric nodes around the origin of the superior mesenteric artery. ऐसा ये रहता है. ये सब आर्टरी लगी हुई रहती हैं. जो भी हम मेडिसिन देते हैं तो आर्टरी से ये सब एब्जॉर्ब होता है, सक होता है पूरा. और वहां पे शोष्यमान्य वहनी जो है आहार रस को लेके वहां पे लेके जाती है. और क्या होता है कि सार्किट विभाजन अच्छे से हो गया है. अब आगे वो जा रहा है तो वहां से न्यूट्रिएंट्स को और पानी को सब खोया जा रहा है. और जो मल है, किट्ट भाग है, वो बाहर बाहर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे आगे ढकेला जाता है.
अब ये मेसेंट्रिक आर्टरी जो है ये तो प्योर ब्लड ले रही है, लेकिन ये बाद में पोर्टल वेन बनाती है। वेन मतलब इम्प्योर ब्लड, वो भी आहार रस जो है इम्प्योर ब्लड होता है, इसलिए उसको वेन बोलते हैं। तो ये ब्लू रंग का जो दिख रहा है आपको, ये पोर्टल वेन बनाती है। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये वेन है, आर्टरीज नहीं, वेन है। स्प्लिनिक वेन और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये सब वेन से जो भी आहार रस है ये आगे जाके पोर्टल वेन बनाता है। मैंने जो आगे दिखाया है वो आर्टरीज है, वहां से ब्लड सप्लाई होता है, प्योर ऑक्सीजन आता है, ब्लड आता है, और वेन से वो सब एब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेन बनाता है। portal venous system, the portal venous system is the responsible for directing liver, directing blood from parts of GIT to the liver. The upper one third of the rectum is drained into the portal vein, when the lower one third are drained into the inferior iliac vein that goes directly to inferior vena cava. मतलब ये बोल रहे हैं कि वन थर्ड जो रहता है रेक्टम से लेके जो रहता है वो पोर्टल वेन में जाता है, और बाकी जो डीऑक्सीजनेटेड और जो भी ऐसा ब्लड है वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना कवा से जाता है, बाईपासिंग द लीवर, लीवर में ना जाके वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना कवा से जाता है, और फिर वो इंफीरियर वेना कवा से हार्ट में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बाय गिविंग मेडिसिन थ्रू एनस वी कैन बाईपास द लीवर, नॉट ओनली स्टमक एंड डिओडिनम। मतलब हम कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं यहाँ से, बस्ती से दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो लीवर में जाएगा ही। ऊपर से जब हम देते हैं तो फूड पाइप से जाता है, फिर स्टमक में जाता है, वहां पे पित्त का काम होता है, पचन क्रिया होता है, और फिर उसके बाद वो जाता है, और फिर वो लीवर में डिटॉक्सिफाई होके फिर वो पूरे शरीर में जाता है। लेकिन जब हम बस्ती देते हैं तो टू थर्ड तो डायरेक्ट इंफीरियर वेना कवा से हार्ट में जा रहे हैं, और वहां से पंप होके पूरे बॉडी में पसर रहे हैं। तो लीवर में जाए ना जाए इसका वो नहीं रहता, हमारा मेडिसिन डायरेक्ट शरीर में पसर जाता है। देन मेडिसिन विल वर्क विद इट्स अनडिस्टर्ब्ड वीर्य, हेल्प टू क्योर द डिजीज इन मोस्ट इफेक्टिव वे। मतलब और ज्यादा फायदा करता है जब हम बस्ती से देते हैं, क्योंकि वो लीवर में नहीं जाता है, डायरेक्ट वो हार्ट में जाता है इंफीरियर वेना कवा से, और वो पूरे शरीर में पंप होके पूरे शरीर में चला जाता है। एनस अगर हम लोग देखें तो एनल कैनाल, एम कैनालिस, ये पूरा एनाटॉमी आप लोगों ने पढ़ा है, वेनस प्लेक्सस कैसा होता है। इस साइड देखें तो यहाँ पे एनस के अंदर में रेक्टम होता है, एनल कॉलम्स ऑफ द मॉर्गेंडी, पेक्टिनेट और डेंटेड लाइन रहता है, इंटरनल स्फिंक्टर मसल रहते हैं, एनल क्रिप्ट रहते हैं, एनल ग्लैंड्स रहते हैं, स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन रहता है, एनल वर्ज, एनोडर्म। और यहाँ से हम जब वो बस्ती के लिए हम लोग जब डालते हैं कैथेटर, तो वो डायरेक्ट मसल से वो अंदर सिकुड़ के उसको अंदर लेके जाता है। इसी तरह से सिग्मोइड कोलन आप देखिए, रेक्टम देखिए, प्रोस्टेट साइड में दिख रहा है, प्लीका ट्रांसवर्लिस रेक्टाई मीडिया, ये मसल्स है यहाँ पे अटैच है, एम्पुला, कॉर्पस कैवर्नसम रेक्टाई, एनल क्रिप्ट, मसल स्फिंक्टर एनर इंटरनस, वेनस प्लेक्सिस। यहाँ से सिग्मोइड कोलन, पेरिटोनियम, प्लीका ट्रांसवर्लिस रेक्टाई सुपीरियर, प्लीका ट्रांसवर्लिस रेक्टाई इंफीरियर, मस्कुलस लेवेटर एनाई, एम प्यूबोरेक्टालाई, एम स्फिंक्टर एनाइस एक्सटर्नस, लीनिया डेंटाटा, पेक्टेन। और इसी को हम लोग आयुर्वेद के भाषा में देखें तो प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरिणी, ऐसे तीन तरह के लेयर्स आयुर्वेद में बताएं। एनल कलर, एम कैनालिस। अब यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट देखिए तो म्यूकोजल लेयर होता है, सब म्यूकोजल लेयर होता है, मस्कुलरिस प्रोपिरिया, सेरोस और एडवेंशिया। तो म्यूकोजल लेयर जो रहता है वहां पर ही एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है। एपिथेलियल सेल्स अंदर की तरफ से देखे तो लेमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा का मेसेनर्स प्लेक्सिस, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, सर्कुलर मसल, ये चार लेयर से इंटेस्टाइन बना हुआ रहता है। तो सर्कुलर मसल्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बस्ती, बस्ती कैन बी गिवन बाय टू वेज। एक्सटर्नली जो दिया जाता है बही परिमार्जन चिकित्सा के रूप में, एक अभ्यंतर अंतर बही पर अंतर मार्जन चिकित्सा जो रहता है, अभ्यंतर मार्जन चिकित्सा। तो एक्सटर्नल में बही परिमार्जन चिकित्सा में क्या रहता है, जानु बस्ती, कटी बस्ती, मन्या बस्ती, व्रण बस्ती, हृदय बस्ती। और इंटरनली आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती। बस्ती को अर्ध चिकित्सा क्यों बोला है, जैसे हम लोगों ने कल ये पढ़ा था श्लोक, शाखागता कोष्ठगता शरोगा मर्म ऊर्ध्व सर्व अवयव अंगश अंगश्च, ये तंतु तेषाम न हि किंचिद कश्चिदन्यो वायोः परम जन्मनि हेतुरस्ति, तस्मात्
चिकित्सार्थमिति ब्रुवन्ति सर्वा चिकित्सामपि बस्ती में के। मतलब शाखागत दोष है, कोष्ठगत रोग है, दोष या रोग ये सब, और मर्म में, ऊर्ध्व में, सर्व अवयव में, सभी अंगों में है। वहां पे ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पे वायु नहीं हो और वायु के वजह से उत्पत्ति नहीं हो, कोई भी ऐसा रोग नहीं है। इसलिए वायु की चिकित्सा मतलब अर्ध चिकित्सा बोलते हैं कुछ लोग, सर्वा चिकित्सा में बस्ती में के, कुछ लोग पूर्ण चिकित्सा बोलते हैं, कुछ लोग आधी चिकित्सा बोलते हैं, लेकिन ये वायु की चिकित्सा है। और शाखागत, कोष्ठगत, मर्म ऊर्ध्व मतलब वही मार्गाशित, अभ्यंतर मार्गाशित और मर्म ऊर्ध्व मध्यम मार्ग में जितने भी व्याधियां हैं, सभी अवयवों की, सभी अंगों की व्याधियां सब वायु के वजह से होती है। वायु ही गड़बड़ कर रहा है, तो वायु ही पित्त और कफ को लेके जाके गड़बड़ करता है, दोष दोष से समूर्छना करता है। इसीलिए वायु की चिकित्सा मतलब बस्ती चिकित्सा या आदि चिकित्सा या पूर्ण चिकित्सा है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 35 में 6वां नंबर का श्लोक है वो अध्याय में कि बस्तिर्वाते च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते संसर्गे सन्निपाते च बस्ती एव हितः सदा। मतलब बस्ती रहते तो वात पित्त कफ और रक्त के लिए सबसे अच्छा रहता है। संसर्ग मतलब दो दोष, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, और सन्निपात मतलब वात पित्त कफ, इन सब की जो भी बीमारियां हैं बस्ती ही सदा हितः सदा हमेशा हितकारी रहता है। डेफिनेशन ऑफ बस्ती, बस्ती मीन्स रिसाइड्स रिटेन्स फॉर ए सर्टेन पीरियड, मतलब वास, अनुवास। जब कोई वास रहता है, वास में तिच प्रत्यय लगता है, वस धातु में तिच प्रत्यय लगने से बस्ती बनता है, तो वो रिटेन कुछ जगह टाइम पे रहना, इसको मतलब बस्ती बोलते हैं, वस धातु। और इनसाइड द बॉडी ब्लैडर और आउटसाइड द बॉडी शिरोबस्ती, कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती। शिरोबस्ती, कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती में हम लोग मेडिसिन को रखते हैं, कुछ देर तक वो रुकता है, रहता है, इसलिए उसको बस्ती ऐसे बोलते हैं। बस्ती मीन्स रेसिडेंस और हेल्थ। बस्ती मीन्स द प्रोसीजर डन बाय मीन्स ऑफ बस्ती दैट इज ब्लैडर। पहले के जमाने में ब्लैडर से किया जाता था, यूरिनरी ब्लैडर, इसलिए इसको बस्ती नाम दिया गया। बस्ती अध्याय देखेंगे तो बस्ती चिकित्सा इज वन अमोंगेस्ट द आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपीज विच इज यूज्ड टू एक्सपेल द विशिएटेड दोषास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द इंटेस्टिनल रूट। मतलब ये ऐसी चिकित्सा है आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपीज में कि जितने भी दोष प्रकोपित हुए हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है इंटेस्टिनल रूट से। जैसे कि नाली में बहुत कचरा जमा है तो हम नाली को साफ करते हैं, पानी बहने लगता है, वैसे ही जो दोष हैं वो स्त्रोतसों में और सभी जगह वो भरे हुए रहते हैं, कचरा रहता है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। कि क्योंकि हम लोग दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या ऐसे फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, तो उसकी वजह से शरीर में दोष ऐसे जमा हो जाते हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो बस्ती इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग द अदर पंचकर्मा थेरेपीज बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू पेसिफाई वात दोष विच इज द इग्नेटिंग फैक्टर फॉर एनी डिजीज प्रोसेस। मतलब पंचकर्मा थेरेपी में इसको सबसे महान माना जाता है क्योंकि ये वायु को शमन करता है और वायु जो है सभी बीमारियों का जड़ होता है। वाई बस्ती, various toxins entering our body by food, air, etc. get accumulated in our gastrointestinal tract. As time passes, these toxins tend to increase and get spread in all channels of our body, causing various diseases. मतलब हम अन्न के रूप में, हवा के रूप में जो भी हम खा रहे हैं तो उसमें टॉक्सिन्स विष जाते हैं और वो एक्यूमुलेट होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, महास्त्रोतस में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआईटी ट्रैक्ट में जमा होते हैं। जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे टॉक्सिन जो है या आम दोष है वो बढ़ जाता है, आम विष दोष, और या फिर बाहरी जो भी है टॉक्सिन्स वो सब जमा होते हैं और वो पूरे स्त्रोतों में फैल जाते हैं, उससे बीमारियां होती है। These accumulated toxins in the form of doshas, if expelled out at the right time, we can prevent the disease. मतलब अगर हमने इनको अच्छे से अच्छे टाइम पे निकाल दिया तो पूरी तरह से राइट टाइम में निकाल दिया तो सारी बीमारियों को हम रोक सकते हैं। बस्ती चिकित्सा क्या बोला है कि वातोल बणेषु दोषेषु वाते वा बस्तिरिष्यते उपक्रमाणम सर्वेशाम स्व अग्रणी स्त्रिवदस्तु सह निरुअनुवासनम बस्तिरुत्तरा। मतलब वातोल बण दोष है और यह बात की बीमारियां हैं, उसमें उपक्रमों में सबसे अग्रणी जो है वो वायु को ठीक करने वाला बस्ती है। इसको अनुवासन, निरूह और उत्तर बस्ती ऐसे बोलते हैं। मतलब बस्ती डिस्क्राइब्ड फॉर डिजीज विद इम्बैलेंस दोषस हैविंग प्रीडोमिनेंस ऑफ वात और फॉर डिजीज विद वात इम्बैलेंस अलोन इट इज द बेस्ट अमंग द ऑल ट्रीटमेंट्स। वही चीज आ गया एक्सटर्नल रूट, इंटरनल रूट। External basti में in this basti warm medicated oil is pulled over the specific parts of the body
by a special arrangement for local pain relief. Janu basti, Kati basti, Manya basti can be used over knee, back or neck region for corresponding conditions of the pain. अब ये जानू बस्ती देखिए आप लोग कैसे देते हैं, मेडिकेटेड ऑयल पुल्ड ओवर नी जॉइंट फॉर रिलीविंग पेन. कटी बस्ती कमर पे देते हैं. अब जानू बस्ती कब देते हैं, जहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वहां पे जो बोन्स है वो घिस गए हैं, बहुत ज्यादा सूजन है, दीपन पाचन करके. आम बात में नहीं करना चाहिए, जब वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है वहां पे ये करना चाहिए जानू बस्ती. कट्टी बस्ती वहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति में करते हैं, लेकिन आम बात में कभी भी नहीं करना है, नहीं तो और बढ़ जाएगा. या उरु स्तंभ में नहीं करना है, जहां पे पंचकर्म के आर्ह पेशेंट है वहीं पे करना है, इंडिकेटेड है वहीं पे करना है. अनहार पेशेंट को किया तो साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, स्पाज्म हो गया, बैठे बैठे बहुत ज्यादा कमर दुख रही है, गाड़ी चला के जाते हैं टू व्हीलर और बैक में जर्क लगता है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहते हैं. तो बैक केक का रिलीफ करना है तो यह तेल का हम लोग उड़ीद के वो जो आटा होता है उसको पूरी तरह से बना के और ऐसे लगा के और हम लोग ये करते हैं. सारे पंचकर्मा के वैद्य लोग इसको जानते हैं और करते हैं. मन्याबस्ती गले में किया जाता है. वहां पे जो वर्टिब्राज हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो उसका प्रॉब्लम हो गया, नर्व चोकअप हो रही है, कॉम्प्रेस हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं. मेडिकेटेड ऑयल पुल्ड ओवर नेक रीजन. इसी तरह से हृदय बस्ती हार्ट पे करते हैं, ऑयल ओवर चेस्ट रीजन टू रिलीव चेस्ट पेन इन हार्ट डिसऑर्डर. कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप होता है, स्ट्रेस रहता है, तो उसकी वजह से हृदय में बहुत पेन होता है. और वायु अगर बढ़ेगा तो स्तंभ करेगा, रुक्षता करेगा, बहुत ज्यादा पेन करेगा, शूल करेगा, हृदय शूल करेगा. तो उससे अगर वो पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए हम लोग तेल का हम लोग ये करते हैं. तेल जो है वो स्निग्ध गुणात्मक रहता है और बहुत अच्छा काम करता है. तेल उष्ण भी है, वायु के शीत गुण के अपोजिट काम करता है. तो जितना वह ऑब्जर्व होगा वहां रहेगा, हम लोग ऐसे करेंगे तो वो उतना रिलीफ करता है. कट्टी बस्ती, जानू बस्ती, ये आप लोगों ने देखा. ग्रीवा बस्ती, हृदय बस्ती. तो बस्ती जो है तीन टाइप का है, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती. अष्टांग संग्रह सूत्र सन 28/6 में बोला है. अब बस्ती के भी टाइप हैं, स्नेह बस्ती या कषाय बस्ती. स्नेह बस्ती को अनुवासन बस्ती बोलते हैं, कषाय बस्ती को आस्थापन या निरूह बस्ती बोलते हैं. अनुवासन या निरूह बस्ती क्या होता है, तो आस्थापन और निरूह बस्ती. यहाँ यहाँ पे दोनों के बारे में बताएं. आस्थापन या निरूह बस्ती रहता है, उसमें मेडिकेटेड काढ़ा रहता है, एनल कैनाल से बस्ती नेत्र से या हम लोग रबर कैथेटर से इंसर्ट करते हैं. जब काढ़ा का देते हैं तो उसको निरूह बोलते हैं. These decoction remain inside the colon for certain period of time and are then expelled out along with the doshas. ये कुछ टाइम तक शरीर में रहते हैं. काढ़े का 45 मिनट से लेके 2-3 घंटे तक रहता है, या कुछ काढ़ा अगर हमने ज्यादा मात्रा में दिया तो 10 मिनट में निकल जाता है, लेकिन कुछ टाइम रहता है वो. और जब वो बाहर आता है काढ़ा, तो बहुत ज्यादा मल और बहुत ज्यादा हवा और सब चीज कचरा निकल जाता है. अनुवासन बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस. मेडिकेटेड ऑयल दिया जाता है. ऑयल तो ज्यादा देर तक टिके रहता है, वह स्नेहन भी करता है, वायु का शमन भी करता है. ये दो तरह का है. टाइप ऑफ बस्ती अकॉर्डिंग टू रोगास. अपथ्य मार्ग में अगर दिया जाए, मूत्राशय में या फिर योनि से दिया जाए तो फीमेल्स में देते हैं, मतलब योनि भाग से देते हैं अपथ्य मार्ग, या मूत्र मार्ग से देते हैं, मेल फीमेल दोनों में देते हैं. ये भी एक टाइप है. बस्ती जो रहता है, मात्रा बस्ती 75 ml या 100 ml या 50-60 ml तक देते हैं. हर पेशेंट के हिसाब से देना चाहिए मात्रा बस्ती. अब छोटे बच्चे हैं तो उनको 5 ml 10 ml 15 ml इतना दे सकते हैं अवस्था के हिसाब से. बड़े लोगों में 75 ml या फिर मतलब जैसा कंडीशन है वैसा हम लोग देते हैं. उसका दोष दुष्य समूर्छना क्या है, दोष क्या है, अग्नि कैसा है, बल कैसा है, हाइट कैसा है, ये सब हम देखते हैं. और अनुवातन बस्ती ज्यादा मात्रा में होती है 300 ml. और कषाय बस्ती जो काढ़ा की बस्ती रहती है उत्तम मात्रा की होती है, प्रस्तुत यौगिक रहती है या सिद्ध बस्ती. ऐसे तीन टाइप काढ़ा की बस्ती को बोला है. उत्तम मात्रिका, प्रस्तुत यौगिका या प्रस्तुत योगी सिद्धि स्थान में बताएं, और सिद्ध बस्तियां रहती हैं. तीन तरह के बस्ती रहते हैं. निरूह को हम आस्थापन बस्ती भी बोलते हैं, कषाय बस्ती रहती है.
उसमें काढ़ा बनाते हैं, जैसे दशमूल काढ़ा, रासनाय रण मुलादी, या फिर निर्गुंडी क्वाथ, या अलग अलग मेडिसिन का काढ़ा बनाते हैं। और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालते हैं, थोड़ा मधु डालते हैं, थोड़ा घी डालते हैं, और मिक्स करके उसकी बस्ती देते हैं। वहां पे शोष्य माने वहनी जो है उसको पका के, अग्नि का प्रक्रिया होता है, और वो एब्जॉर्ब भी होता है, जितना बॉडी को चाहिए उतना ले लेता है, बाकी दोषों को निकालने में वो बाहर आ जाता है। अनुवासन बस्ती को स्नेह बस्ती बोलते हैं। इसमें घी ऑयल या वसा इसका प्रयोग करते हैं। मज्जा का तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मज्जा का भी प्रयोग करते हैं जैसे, मतलब लेकिन वो पूरा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि मुस्तादी यापन बस्ती में प्रयोग करते हैं। हर्बल ऑयल जैसे नारायण तेल, शीर बला तेल, फिर बहुत सारे तेल जो हैं, शुद्ध बला तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, पंचगुण तेल, ये तेलों का जब हम बस्ती देते हैं उसको अनुवासन बस्ती बोलते हैं। हर्बल घृत आर मोर कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पज। हर्बल घृत मतलब शतावरी घृत हो गया, फल घृत हो गया, या फिर त्रिफला घृत हो गया, या फिर पिपल्यादि घृत हो गया, शतावरी घृत हो गया, विदार्यादि, अश्वगंधादि घृत। जैसा कंडीशन है उस हिसाब से घृत सेलेक्ट करके हम लोग उसका भी प्रयोग करते हैं, तो वो अनुवासन बस्ती में आएगा। जहाँ पे तेल, घी, वसा, मज्जा इसका प्रयोग होगा वो अनुवासन बस्ती है। और आस्थापन मतलब काढ़ा की बस्ती, और अनुवासनोपग मतलब सेंधा नमक, शहद या घी, ये आस्थापनोपग ऐसे हेल्प करने वाले द्रव्यों के साथ दिया जाता है। अब वो अगर हम नमक डाल के दे रहे हैं, थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल के दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, नमक जो है वो दोषों को विलयित कर देता है, और जो चिपके हुए लीन दोष है, चिपके हुए दोष है, उसको खुला देता है। मतलब वो जो चिपके हैं, जैसे दीवार में कुछ चीज चिपक गया है तो वो निकालना है, वैसे इंटेस्टाइन के वॉल्स में जो चिपके हुए दोष है उसको निकालना है। तो इसलिए नमक, घी और तेल ये सब का हम थोड़ा सा डाल के देते हैं आस्थापन बस्ती में, लेकिन वो काढ़े की मेन बस्ती होती है। उत्तर बस्ती है वो यूरेथ्रल रूट से देते हैं या वजाइनल रूट से देते हैं। बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर। इन एंशियंट टाइम्स यूरिनरी ब्लैडर ऑफ एनिमल्स लाइक बफेलो एक्सेट्रा वर यूज्ड एज ए बैग टू होल्ड द एनिमा मटेरियल लाइक डिकॉक्शन ऑयल एक्सेट्रा। मतलब जो भैंसे का जो यूरिनरी ब्लैडर होता था, उसमें मेडिसिन भर के और फिर काढ़ा या तेल का हम लोग उस टाइम पे दिया जाता था। बस्ती कर्म के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम कषायम इति क्रमात् आवेपत निरूहाणम हेष संयोजने विधि। मतलब इसमें मधु डालते हैं, लवण डालते हैं, थोड़ा स्नेह डालते हैं, थोड़ा कल्क डालते हैं, थोड़ा क्वाथ डालते हैं। मतलब अगर निरू बना रहे हैं तो क्वाथ, थोड़ा कल्क भी डाल के मिक्स करते हैं, थोड़ा स्नेह, थोड़ा लवण और थोड़ा मधु। उसका मैं प्रमाण क्या है वो मैं आगे और बताऊंगा इन सब का। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती ड्रग्स, सेंधव जो होता है वो स्निग्ध, तीक्ष्ण और सूक्ष्म होता है। सेंधा नमक नॉर्मली अजीर्ण, अरुचि, विबंध, अग्निमांद्य इन सबको दूर करता है, और वो दीपन पाचन होता है। और एंडोक्लोनिक और एंडोक्लोनिक एक्शन क्या होता है, एनोक्लोनिक और एंडोक्लोनिक, हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ बस्ती ड्यू टू इट्स इरिटेंट प्रॉपर्टी। बस्ती द्रव्य है ना, उसको उसको बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये नमक है ना, अगर आपको कहीं घाव हो गया और उधर नमक डाले तो कितना वो होता है, जलन होती है। वैसे ही जब हम बस्ती द्रव्य में नमक डालते हैं तो वो इरिटेशन करता है वहां पे, इरिटेंट प्रॉपर्टी से, और दोषों को जल्दी जल्दी निकालने लगता है। द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन बस्ती द्रव्य हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। सोडियम है तो वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि सोडियम चैनल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चैनल्स फॉर द एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट एज रैपिडली एज प्योर वाटर। तो सोडियम चैनल जो है ना वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। द कॉन्सेंट्रेटेड डोज ऑफ सॉल्ट कॉज इरिटेंट एक्शन ऑन बॉवल प्रोड्यूसिंग पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्सिस। दो हम नमक डालते हैं तो इरिटेशन एक्शन होता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, पेट में कुछ हलचल होने लगती है। और when strong solution of salt is administered into rectum, it destroys threadworm। कृमि की चिकित्सा करनी है तो नमक ज्यादा डाल के दें, तो उससे ज्यादा थ्रेड वर्म्स निकलने लगते हैं, क्योंकि नमक हर कीड़े को पसंद नहीं है। कीड़ों को मधुर रस पसंद है, मीठा पसंद है। तो नमक वाला हम डालेंगे बस्ती, काढ़े में डाल के नमक ज्यादा डालेंगे तो जितने भी कीड़े हैं इंटेस्टाइन में वो सब निकल जाएंगे, जिसको हम पुरीशज कृमि बोलते हैं। मधु इसलिए डालते हैं क्योंकि कफ छेदन प्रॉपर्टी रहता है, स्क्रैपिंग लेखन कार्य करता है, और बल्य प्रॉपर्टी रहता है, लेखन करके भी बल देता है। लेखन किसका करता है, तो मेद का और कफ का करता है। बाकी शरीर के सभी धातुओं का बढ़ाता है। कफ छेदन प्रॉपर्टी है, कफ का दुश्मन है मधु। आपको सर्दी खांसी भी हो गया तो मधु के साथ आप हल्दी वाला दूध पी लीजिए,
या फिर मतलब मधु को गर्म नहीं करना है। और या फिर आप सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, पंचकोल चूर्ण के साथ मधु के साथ डालेंगे तो कफ को वो छेदन करके निकाल देता है। फैटी एसिड प्रेजेंट इन हनी स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिक डाइजेशन, मतलब फैटी एसिड रहते हैं हनी में तो वो पेरिस्टाल्टिक डाइजेशन को बढ़ाता है। एज वायु इज योग वही मधु इक्विवेलेंट टू इट्स कॉम्बेट इट्स डिजास्टर्स इफेक्ट्स हेंस पोटेंशिएटिंग द क्वालिटी ऑफ अदर ग्रेडिएंट्स। मतलब ये योग वाही है तो यह क्या करता है, वायु भी योग वाही है और मधु भी योग वाही है, तो ये उसको पूरा तरह से उसका जो वायु का जो विकृत डिजास्टर इफेक्ट है उसको ये टक्कर देता है। और जो भी मेडिसिन है उसके पावर को बढ़ा देता है, क्योंकि योगवाही है तो जो मेडिसिन का है उसके पावर को बढ़ा देगा। एनक्लोनिक एंड एंडोक्लोनिक एक्शन, हनी along with salts make a homogeneous mixture to form a solution having properties to permeable the water easily, then absorbing quickly and acting as an instant energizer. It has hygroscopic properties which speed up the healing growth of healing tissue. It scraps up out malarup cough from intestine. मतलब हम शहद डालते हैं तो शहद और नमक जो रहता है वो अंदर जो इंटेस्टाइन है उसमें परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो वाटर जो है वो जल्दी अब्जॉर्ब होता है। और तुरंत, क्योंकि हनी जो है वो ट्राइग्लिसराइड है, ग्लूकोज है वो मोनोसेक्राइड है, तो ये सैक्राइड इसमें ज्यादा है, ट्राई सैक्राइड जो है मतलब ये इसमें ज्यादा शुगर की मात्रा रहती है, इतना पावरफुल रहता है तो तुरंत ही एनर्जी बढ़ा देता है। और हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है तो वो हीलिंग भी करता है, वहां से क्लेद को निकालता है, हीलिंग करता है, हीलिंग टिश्यू का ग्रोथ बढ़ाता है। और मल रूप कफ है, रस का मल क्या है तो कफ है, मल रूप कफ, रस धातु का मल क्या है तो कफ दोष, कफ, तो वो कफ को भी निकालने में, क्योंकि स्क्रैप करके एक मल निकालना बहुत जरूरी है इसलिए उसका हनी का प्रयोग करते हैं। अगर कफ निकलेगा तो वहां का आवरण निकल जाएगा और बीमारी जल्दी जल्दी ठीक होगा और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। स्नेह डालते हैं तो लुब्रिकेट्स द कोलोन, सॉफ्टन मला एंड हेल्प्स एलिमिनेट विदाउट स्ट्रेन। अगर हम मला में स्तंभ बोते हैं और हम काढ़े का बचते थोड़ा सा स्नेह डाल के देते हैं तो वो मलों को सॉफ्ट कर देगा, गीला कर देगा, और बिना तकलीफ के, बिना जोर लगाए आराम से लुब्रिकेट हुए तो आराम से दोष निकल जाएंगे। एनक्लोनिक एंड एंडोक्लोनिक एक्शन, ऑयल्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम इरिटेटिंग सब्सटेंसेस। जब हम तेल का बचते हैं तो इरिटेशन को रोक देता है, thus helping in easy and smooth elimination of bacteria without causing wear and tear to mucosa। जब हम स्नेह डाल के काढ़े का बस्ती देते हैं तो वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है उसको मतलब कहीं पर भी जख्म वगैरह नहीं होने देता, छिल्लाने नहीं देता, छिलता नहीं है, मतलब वो स्मूथली निकलने में आसान होती है। इसमें तेल डाला हुआ है या स्नेह डाला है। और ये इसमें क्या रहता है, एडिंग स्नेह विद डिकॉक्शन एम्स टू प्रोवाइड ए ड्यूअल बेस ऑफ द प्रिपरेशन फॉर ट्रांसम्यूकोजल एंड इंट्रासेलुलर एब्जॉर्प्शन। ट्रांसम्यूकोजल, म्यूकोजल मेम्ब्रेन से अंदर जाने के लिए कुछ चीजें रहती हैं वो वाटर सोल्यूबल रहती है, कुछ चीजें रहती है वो ऑयल सोल्यूबल रहती है। तो हम लोग जब स्नेह डाल के दे रहे हैं तो जो ऑयल ऑयल सोल्यूबल जो चीजें है मेडिसिन वो ट्रांसम्यूकोजल रूट से अंदर चला जाएगा और इंट्रासेलुलर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। काढ़ा भी देते हैं वो भी ऑब्जर्व होगा, तो तेल और काढ़ा का इमल्सिफिकेशन देते हैं वो जल्दी से ऑब्जर्व होगा। वोलेटाइल सब्सटेंसेस आर रैपिडली ऑब्जर्व फ्रॉम एक्वियस और ऑयल सॉल्यूशन। ऑयल एनिमा और ऑयल प्रेजेंट इन द एनिमा प्रिपरेशन हेल्प्स टू ऑब्जर्व द टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन इट। ऑयल एनिमा दें तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो रहता है उसको ऑब्जर्व करने की शक्ति को बढ़ा देता है, मतलब तेल में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो फिर जब बस्ती प्रत्यागम होगा बाहर आएगा तो वो सारी चीजों को, टॉक्सिस को बाहर निकाल सकता है। कल्क क्यों डालते हैं, क्योंकि इट ऑल्सो हेल्प टू डिसइंटीग्रेट मलास, मलों को विभाजित करता है, छोटे छोटे उसमें करता है, इंक्रीजिंग ऑस्मेटिक permeability ऑफ सोल्यूशन। एंडोक्लोनिक और एंडोक्लोनिक एक्शन, द एक्शन ऑफ दीज टू मेनली डिपेंड ऑन द ड्रग, मतलब उसमें जो डाला हुआ है उस हिसाब से परमेबिलिटी कैसा है, कम ज्यादा है, वो सब करता है। क्वाथ है, दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ बस्ती द्रव्या। द ड्रग्स यूज्ड फॉर डिकॉक्शन आर मेनली अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड स्टेज ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी कैसा है और कौन सी लेवल पे बीमारी है। इट ब्रिंग्स होमोजेनिसिटी टू मिक्सचर, मतलब वो एक, जितना हम काढ़ा बनाते हैं तो एक एक समान वो मिक्सचर बन जाता है। अगर हम लोग काढ़ा नहीं बनाएंगे और ऐसे ही कुछ देना चाहेंगे तो वो होमोजेनिसिटी नहीं रहेगा, तो काढ़ा जो रहता है वो
ऊपर से नीचे तक सब एक होमोजेनेसिटी रहता है। नहीं तो आप पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं, कोई चूर्ण ले, पानी में मिक्स करके चूर्ण बस्ती दे दें, लेकिन कहीं ऊपर ज्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा। मतलब देते टाइम हम जब चूर्ण बस्ती दे रहे हैं तो कभी चूर्ण ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन काढ़ा का देंगे तो वो होमोजेनिसिटी रहती है। इसी तरह से मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती सुश्रुत चिकित्सा स्थान 35 में 24-27 नंबर के श्लोक में बोला है, पक्वाशय तथा शोण्याम नाभ्यदहस्ताच्च सर्वथा सम्यक प्रणिहितो बस्ति स्थानेषु तिष्ठति, पक्वाशयात् बस्ति वीर्यं सर्वदेहं ननुसर्पति, वृक्षमूले निपक्तितानाम अपाम वीरमेव ध्रुवम, स चापि सहता बस्ति केवल समलोपि वा, प्रत्येति वीर्यत्वानिलेरपानाद्वय विनीयते, वीरेण बस्तिरादत्ते दोषाणां पादामस्तकात्, पक्वाशयस्थो अंबर्गो भूमिरर्को रसानिव, स कटिपृष्ठ कोष्ठस्थान वीर्याणालोड्य संचयन, उत्खात मूलान हरति दोषाणाम साधु योजिता। 1 मिनट रुके, मैं 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट। तो ये बस्ती का जो द्रव्य है ये पक्वाशय में जाता है, श्रोणी में, नाभि में, सब जगह जाता है, और सभी सभी जगह जाता है और पसर जाता है। पक्वाशय में बस्ती दिया तो सर्व शरीर में वो फैल जाता है। जैसे वृक्ष मूल में हमने पानी और खाद डाला तो वह अपने वीर्य से जितना भी खाद है, वो पानी है, वो ऐसे एब्जॉर्ब होके पूरे पेड़ पौधे में, मतलब उसकी टहनियों में, पत्तों में, वो सब चीजें चली जाती है। वैसे ही जब बस्ती मूल स्थान में दिया जाता है पक्वाशय में, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है, और अपने वीर्य से वो सब शरीर में चला जाता है। तो दोषाणाम पादा मस्तकात, पैर से लेके मस्तक तक सब जगह वो फैल जाता है। उसी तरह से एक और चीज बताया कि सूर्य जो होता है, सूर्य की गर्मी से भूमि पर पानी पानी जो भी है वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा, और भूमि कीचड़ अगर है वो सब सूख जाता है। उसी तरह से बस्ती का जो वीर्य है, बस्ती का जो प्रभाव है, उससे पूरे शरीर का एब्जॉर्प्शन है वह पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। कटी में, पृष्ठ में, कोष्ठ में वीर्य के वजह से वहां पे बस्ती के वीर्य के, मेडिसिन के वीर्य के प्रभाव से जो दोष संचित हैं वह पूरी तरह से निकल जाते हैं, और जड़ से बीमारियां निकल जाती हैं, ऐसा बताया है। इसी को पिक्चर में बना के मैंने बताया है। पहले ये देखिए, जब हम बस्ती द्रव्य डालते हैं बस्ती नेत्र से, तो नेत्र जो रहता है, नेत्र मतलब जो कैथेटर का आगे का टिप रहता है उसको नेत्र बोलते हैं। वो प्रवाहिनी और विसर्जनी वलियों से अंदर जाता है। जब हम प्रेशर डाल के बस्ती द्रव्य डालते हैं तो वो आंत्र में घुस जाता है, और वो फिर पूरे आंत्र और पक्वाशय में चला जाता है, पूरे इंटेस्टाइन में। वहां पे जो जाठराग्नि का अंश जो है, जिसको हम शोष्यमाने वहनी बोलते हैं, जो कटु अवस्था पाक जहाँ पे हो रहा है, वो जो छोटी अग्नि है जिसको शोषण करने की प्रॉपर्टी है, शोष्यमाने वहनी, वहां पे कॉम्प्लेक्स डाइजेशन जैसा होता है और पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। बस्ती द्रव्य जब पक्वाशय में जाता है तो बस्ती के वीर्य का जो मेडिसिन का जो वीर्य है पूरे शरीर में वो फैल जाता है। माइक्रो चैनल से मैक्रो चैनल से, मतलब स्रोतों से फैल जाता है। ये बस्ती का सिस्टमिक एक्शन होता है। बस्ती में जो द्रव्य डाले उनके वीर्य से कार्य होता है। हमने उष्ण वीर्यात्मक, शीत वीर्यात्मक और जो प्रभावशाली मेडिसिन है उनसे काम होता है। और वीर्य मतलब एनर्जी या शक्ति होती है जो चेंज लाता है। ठीक है। ये बहुत सारे अधोगामी धमनियां रहती हैं जो पक्वाशय में रहती हैं, वो वीर्य से एब्जॉर्ब होती हैं और
वह ऊर्ध्वगामी और तिर्यकगामी धमनियां जो होती हैं उनसे वो एब्जॉर्ब होता है। पक्वाशात बस्ती वीरम खदैर मुपसरपति वृक्ष मूल निशिक्ता नाम अपाम वीरमिव द्रुमम। जैसे पेड़ के जड़ में हमने पानी डाला तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे यहाँ पर हमने द्रव्य डाला तो वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर पूरे शरीर को अच्छा कर देता है। एक और चीज बताया है कि अगर हमने यद्वत कुसुमम सम्मिश्रोत्वयात् रागम हरित पटहा, हमें कोई कपड़ा को रंगना है तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को रंग वाला वस्तु में डाल के भिगो के रखते हैं तो वो पूरा कपड़ा रंग जाता है। उसी तरह से जब हम बस्ती द्रव्य डालते हैं तो पूरा शरीर में वो उसका काम हो जाता है। उसी तरह से तद्वत द्रवीकृत देह निरो हरेन मलान, उसी तरह से द्रवीकृत करके निरू जो है वो मलों को निकाल देता है। इसी तरह से सूर्य का एक और एग्जाम्पल दिया है, उपमान प्रमाण। बस्ती वीरेण बस्ती राधते दोषाणाम पादमस्तकान पक्वाशयस्तो अंबरगो भूमिर अर्को रसानिवा। सूर्य के गर्मी से पेड़ जो होता है उसकी उष्मा से वो पूरा उसका जो मतलब गर्मी में आप देखेंगे पेड़ सूखने लगते हैं पूरा। उस मतलब और हमारे शरीर में भी ऐसा होता है कि गर्मी में स्नेहांश और जलियांश सूखने लगता है। उस वजह से वो जो काम होता है वैसे ही बत्ती द्रव्य जो रहते हैं वो पूरे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, पूरे शरीर में पसरने लगते हैं, इतनी पावर रहती है। The action of Nirubasti in the Pakvashe. Action of first Nirubasti, Dravas by reaching up to umbilical region, sacroiliac region, flanks and hypochondriac region, churns of the fecal and morbid part matter present there, and at the same time by spending its anactus effect in the whole body draws out the fecal and morbid matter with ease. मतलब जब हम नीरू बस्ती देते हैं काढ़े के बस्ती तो ये नाभि में सैक्रोइलियक रीजन सब जगह फैल जाता है, अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं इंटेस्टाइन में ही रहेगा, वो सब जगह माइक्रो चैनल से वो फैल जाएगा। और पहले तो पूरी शाशय पक्वाशय में है, वहां पे फिकल मैटर जो है मतलब मल है या मॉर्बिड मैटर जो शरीर में अनवांटेड चीजें हैं उन सब में मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। और उसके बाद में वो पूरे बॉडी में जाएगा और सब जगह एब्जॉर्ब होकर सब जगह का कचरा को निकाल के लेगा और बिना ईज विद ईज मतलब आराम से निकालता है। एक्शन सेकंड निरूबस्ती, जब हम दूसरे दिन निरूबस्ती देते हैं कभी, इफ दोषाज आर इन एक्सेस क्वांटिटी वी नीड टू रिपीट निरूबस्ती, अगर दोष ज्यादा है एक बार में मल नहीं निकला तो हम सेकंड निरूबस्ती देते हैं। सेकंड निरू अगेन डज द सेम एक्शन, दिस टाइम एक्टिव दोष डिपेंडेंट ऑन बात इन पक्वाश है। तो पहले तो मल पे काम हुआ फिर पित्त पे काम होता है, वायु के साथ तो हो ही रहा है लेकिन पित्त दोष पे ज्यादा काम होता है और वही एक्शन होता है। थर्ड नीरू बस्ती देते हैं, जस्ट एज ब्लोइंग ऑफ एयर प्रोपेल्स फायर अपवर्ड्स, जैसे हम हवा डालते हैं तो अग्नि ऊपर और ज्यादा भड़कता है, अग्नि और बढ़ता है। तो जैसे वायु जब हम डालते हैं तो वो पित्त और कफ को और ज्यादा ऊपर लेके जाता है। और थर्ड नीरू जो रहता है वो कफ को निकालता है पक्वाशय में लाके और बात जितना वायु है उस हिसाब से वो कफ को निकालता है। उसके बाद जो एक्सेस पित्त और कफ दोष जो है वो नीचे आने लगते हैं, पक्वाशय से वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये दोषों को निकालने के लिए तीन निरू देने के लिए ऐसे बोला है। एज क्लोथ टेक अवे द डाई फ्रॉम वाटर मिक्स्ड विथ कुसुम, मतलब अगर हमने प्लांट का कोई ऐसे रस निकाल के और कपड़े को डुबा दिया तो वो पूरा जो रस है वो कपड़े को लग जाता है पूरा। जैसे नीरू बस्ती देने से लिक्विफाइड बॉडी मटेरियल जो भी है जो लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि हम नीरू दे रहे हैं तो पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब होके और वो मल में मिक्स करके और फिर वो बाहर निकल जाता है। वंस ऑल पक्वाशय का दोषस गेट क्लियर वायु अटेन्स नॉर्मल एसी, जब पक्वाशय के दोष सब साफ हो जाते हैं तो वायु जो है वो नॉर्मल हो जाता है। Thus, it is clear that basti is not given merely to draw the impacted feces from the colon, but it is one of the routes of drugs administration for the systematic therapy. मतलब हम केवल मल को निकालने के नहीं कर रहे हैं, इस रास्ते से हम मेडिसिन में डाल सकते हैं। That is the reason why basti alone has been unanimously claimed as half treatment of the disease. जैसे कि ब्रेन में कोई ब्रेन सूख रहा है वहां पे मुस्तादी अपन बस्ती देते हैं, माधुतैलिक बस्ती देते हैं। या फिर हार्ट में मायोकार्डियल इंफाक्शन है, हार्ट में ये आ रहा है अरिथमिया हो रहा है तो वहां पे वायु को अगर ठीक करना है
तो हम गुड मार्ग से जब बस्ती देते हैं तो बस्ती से वो अपने आप वो ठीक कर देगा, अरिथमिया, फिब्रिलेशन। और अब कभी कभी वॉल का डिजीज होता है तो रिगर्जिटेशन होता है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। बस्ती इतना पावरफुल और इतना अच्छा दवाई है, अच्छा चिकित्सा है। तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक रास्ता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर एसेंशियली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज नॉर्मल। मतलब हमें जो भी चिकित्सा करें वो वायु के वो ही रहता है। बस्ती जो रहता है अपान वायु को नॉर्मल डायरेक्शन, जो अपान की गति है डायरेक्शन, उसको प्राकृत कर देता है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। अपान अगर विकृत है तो इनफर्टिलिटी होता है, किडनी स्टोन होता है, वेग अवरोध की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हेडेक तक होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब पाइल्स भी अगर हुआ है तो वो भी अपान वायु रुक रहा है कहीं ना कहीं, अगर अर्श हुआ है तो वहां पे हम बस्ती देते हैं तो वो पूरा मल को साफ करने से, अपान वायु को ठीक करने से बहुत अच्छा अग्नि को बढ़ा देगा, बहुत सारी बीमारियां ठीक कर। आप 10 अपान वायु अटेन्स नॉर्मलिटी इट करेक्ट डिसऑर्डर ऑफ पित्त, वात, श्लेष्मा, पित्त, अनिल, मूत्र और प्रोवाइड स्ट्रेंथ। विट, डिसऑर्डर्स ऑफ विट, मतलब अपान वायु जब नॉर्मल हो जाएगा तो जो मल है उसको भी ठीक कर देगा, मल का कार्य अच्छा होने लगेगा, श्लेष्मा का कार्य अच्छा होगा, पित्त का होगा, अनिल का, मूत्र का, और इस तरह से ताकत आ जाती है। दोष धातु मलामुलम ही शरीरम। The potency of drugs of enema material present in colon is transported quickly by अपानवायु to regions of समानवायु, thus normalizing it। जब मेडिसिन हम बस्ती में देते हैं तो वह अपान वायु से एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट होके समान वायु तक जाता है और समान वायु को भी ठीक करता है। दस when समान वायु अटेन्स नॉर्मलिटी इट करेक्ट्स डिसऑर्डर। समान वायु के जो वजह से अग्नि जो है, पाचक पित्त है, वहां पे जाठराग्नि है, वहां उससे रिलेटेड बीमारियां, अग्नि मांद्यता, अनन्नाभिलाषा, वह सब भी ठीक होने लगती है। जब समान वायु ठीक होती है तो वो व्यान वायु को ठीक करती है। व्यान वायु तो जो रहती है वह पूरा पंपिंग और सब जो हार्ट का पंपिंग है और सब शरीर में घूमने वाले व्यान वायु ठीक हो जाती है। तो वह ऊपर जो प्राण वायु है उसको भी ठीक कर देती है। मतलब बस्ती जो है वह सबसे मेन चिकित्सा है जो अपान वायु को ठीक कर दिया। अपान एक वायु ठीक हुआ तो सारे वायु को वो ठीक कर देता है, और ये सारे चैनल्स को भी शुद्ध कर देता है। जैसे कि इन्होंने जस्ट एज कैनल ट्रांसपोर्ट वाटर टू ए फील्ड, जैसे कि हमने खेत है वहां पे मेड़ लगाए, ऐसे क्यारियां हैं, एक जगह पानी डालेंगे तो वो क्यारी क्यारी से सब जगह फैल जाता है। वैसे ही अपान वायु और प्राण वायु और व्यान वायु अगर अच्छे हुए तो फिर वो सारे शरीर में नरिशमेंट भी अच्छा होने लगेगा। और व्यान व्यान वायु बात करेक्ट से ब्रिंग्स, एक मिनट ये क्या दिया है, जब व्यान वायु ठीक हो जाता है तो ये प्राण वायु को ठीक करता है, प्राण वायु ठीक होगा तो प्राण वायु के कार्य को अच्छा करेगा। Now slowly and steadily they subdue aggravated pitta and shleshma dependent on them and restore them to their own sites and thus nourish all the constituents of the body by supplying the required bhutas। तो ये धीरे धीरे पित्त और श्लेष्मा को भी ठीक करते हैं, पित्त और श्लेष्मा के जो स्थान है उसको भी ठीक करते हैं। और वहां के पित्त के स्थान में जैसे ग्रहणी कला है, कफ की कला है, श्लेष्मधरा कला है, वहां पर भी नरिशमेंट अच्छा होने लगता है। और वहां पे जो भूत है, महाभूत के पार्ट्स हैं या भूताग्नि है, उसको ठीक करके उसके उसके पोषकांश वहां पे मिलने लगते हैं। मतलब बस्ती से इतना ज्यादा फायदा होता है। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती इज ब्रॉट अबाउट इन टू वेज। डायरेक्ट ऐसे है कि तिर्यकामिनी धमनियों से जाता है, इट गोज डायरेक्टली टू स्किन एंड पोर्स एंड नरिश देम, स्किन में जाएगा, उसके पोर्स में, और उनको नरिश करेगा। वंस रस धातु गेट्स नरिश्ड फर्दर उत्तर धातु अटेन्स नरिशमेंट। अगर रस धातु को नरिशमेंट मिला तो डायरेक्टली रस धातु अच्छा होगा तो रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र अच्छा होगा। तो इसमें नरिशमेंट ऑफ टू ऑल धातु। इनडायरेक्ट ऐसे से कि ऊर्ध्वगामी धमनियों से जाएगा, उससे वो हृदय में जाएगा, उससे हृदय से अलग अलग ब्रांचेस में जाएगा, व्यान वायु के हाथ उससे जाके हार्ट से वो एक्सपेल होगा। मतलब फिर इससे नरिशमेंट सब जगह शरीर में फैल जाती है। तो बस्ती इंट्रोड्यूस इन द कोलोन एक्ट्स अपॉन एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। मतलब हम कोलोन में ले रहे हैं बस्ती तो सिर से मस्तक तक, मस्तक से सिर तक सब जगह वो जाएगा। और जैसे कि सन इवेपोरेट वाटर फ्रॉम अर्थ, इट्स हीट, तो वैसे ही
शरीर को शुद्ध करना और कचरा निकालना, ये प्रॉपर्टी बस्ती में है। हमने बस्ती दिया, बस्ती प्रत्यागम हुआ, मल निकला, तो सूक्ष्म मल भी अपने आप निकलते जाते हैं, वो सब ठीक होने लगता है। जैसे कि जस्ट एज कोम अरेंजेस द एंटेंगल्ड हेयर इन ऑर्डर, सिमिलरली द बस्ती द डिरेंज दोष इन इट्स नॉर्मलिटी। जैसे हम कंघी लेते हैं, कंघी से बाल को सीधा करते हैं, वैसे बस्ती करने से जो दोष इधर उधर हो गए हैं, वो सब एक नॉर्मल में अवस्था में आ जाते हैं। बस्ती आर चीफ अमंग ऑल थेरेपीज, क्योर्स all diseases without any residue, purifying, clearing the interior of the channels. It also increases the ojas, tejas, semen, intelligence and digestive power. मतलब बस्ती जो है सभी में सबसे प्रधानतम चिकित्सा थेरेपी बताई है। यह सारी बीमारियों को ठीक कर देता है और कोई उसका अंश नहीं रहता है। पूरा शरीर को साफ कर देता है, क्लियर कर देता है, स्रोतस्सों को खोल देता है, और उसके वजह से ओज बढ़ने लगता है, तेज बढ़ने लगता है, शुक्र धातु अच्छा होता है, इंटेलिजेंस अच्छा होता है, अग्नि अच्छी हो जाती है। और एनक्लोनिक, एंडोक्लोनिक, डिस्क्लोनिक, डाइक्लोनिक एक्शन देखें तो बस्ती द्रव्य जब देते हैं तो माइक्रो चैनल्स लेवल से जाते हैं, क्योंकि वीर्य ऐसा होता है, और जो पैथोजेनिक प्रोसेस संप्राप्ति हुई है उससे पूरा कचरा को निकाल देगा, टॉक्सिन्स को निकाल देगा, और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और रीजनरेशन करने लगेगा जहां पर भी जरूरत है। तो इसीलिए क्यूरेटिव, इसी तरह से प्यूरिफिकेटिव, शरीर को शुद्ध करने के लिए और बीमारी को ठीक करने के लिए इसका बहुत ज्यादा काम होता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहें बोलिए, मैं थोड़ा ब्रेक लेके फिर बोलता हूँ। हाँ, डॉक्टर कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी, बस्ती पे कुछ बोलिए, 2 मिनट। या वर्षा मैम आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? बीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी बस्ती पे, या हरिहर सर, वर्षा मैडम कुछ बोलिए प्लीज। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी बस्ती पे? अभय सर कुछ बोलना चाहेंगे? भोसले सर, मेरी आवाज आ रही है? महेंद्र सर कुछ बोलिए। कुछ बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ, लेकिन मुझे वर्षा मैडम की आवाज नहीं आ रही है। कुछ बोलिए आप, नहीं तो मैं ही बोलूं। ठीक है, तो बस्ती नेत्र ऐसा रहता है, पहले के जमाने के हिसाब से ऐसा रहता है। और ये ग्लिसरीन सिरिंज है 100 ml का, या इस तरह से आप किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सिरिंज रहता है, मेटल का भी रहता है, प्लास्टिक का भी रहता है। बस्ती नेत्र ऐसा भी रहता है, कैथेटर रहता है। बस्ती नेत्र जो रहता है कर्णिका, ईयर लाइक रिज, ये पहले के जमाने के हिसाब से, ये हम अभी नहीं बोलेंगे। और ये नोजल ऐसे रहता है, अलग अलग उसके टाइप से। 1 से 7 साल के बच्चों को 6 अंगुल 9 सेंटीमीटर का रहता है, 7 साल में 7 अंगुल। आज के जमाने के हिसाब से युक्ति पूर्वक हम कम ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। 12 साल में 12 सेंटीमीटर, 16 साल में 13.5 सेंटीमीटर, 20 साल में 18 सेंटीमीटर, इतना बड़ा रहता है बस्ती नेत्र। और हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज, स्ट्रेंथ और बॉडी बिल्ड के हिसाब से। स्टेप इन बस्ती, पूरा कर्म करना पड़ता है। तो पहले दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, ये सबसे मेन है पूरा क्रम। ऐसे ना बस्ती दे जब तक दीपन पाचन ना हो, तो ऐसे देना ज्यादा सही नहीं होता है। तो दीपन मतलब डाइजेस्टिव फायर जो रहती है, पाचक अग्नि जो वीक हो गए उसको बढ़ाते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं। पाचन मतलब जो एक्युमुलेटेड दोष हैं उनको पाचन करते हैं, आम दोष का पाचन करते हैं। स्नेहन मतलब ऑयल को एक्सटर्नली लगाते हैं, उसको स्नेहन बोलते हैं। स्वेदन मतलब स्टीम देते हैं, तो पसीना आता है तो टॉक्सिन निकलने में आसानी हो जाती है। स्नेहन एंड स्वेदन, स्नेहन एंड स्वेदन provides lubrication and strength to the body for the upcoming detox therapy. Snehan helps in loosening of toxins from their sides which are then dislodged by स्वेदन। हम स्नेहन करते हैं, पूरा मसाज करते हैं, तो जो ऊपर पीठ, जैसे पीठ पे दिखा रहे हैं, ऐसे पूरा शरीर में हम लोग स्नेहन करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो टॉक्सिन चिपके चिपके हैं, लीन हो गए हैं, वो लूज हो जाते हैं। और जब हम स्वेदन देते हैं तो और वो पिघल के आते हैं, शाखा से कोष्ठ में आते हैं। These dislodged toxins are then easily expelled out. जब हम स्नेहन शोधन करके करेंगे तो दोष जल्दी से और निकल सकते हैं। दोष इतने मजबूत पत्थर की तरह होते हैं, पतले पतले ही होते हैं, माइन्यूट ही रहते हैं, जो सब शरीर में फैले हैं, शाखागत हैं।
या मर्म संधि आश्रित है, वो सब पिघल के स्नेहन स्वेदन से पिघल के आते जाते हैं, उनको निकालने की जरूरत है। प्रधान कर्म में देखें तो 3 टाइप के रहते हैं। कर्म बस्ती देखें वो 30 रहते हैं। तो निरु 12 है, और एक जो है अनुवासन है, और मिड 12, 5 एंड। काल बस्ती ये 30 हो गया। काल बस्ती 6 निरु रहता है, 6 अनुवासन रहता है, अल्टरनेट डेज रहता है। स्टार्ट में एक ये देते हैं, अनुवासन देते हैं, कर्म बस्ती में या काल बस्ती में। योग बस्ती में एक देते हैं अनुवासन बस्ती, निरु 3 अनुवासन देते, अल्टरनेट डेज देते हैं, इस तरह से 8 ऐसा है। पश्चात कर्म देखते हैं, मतलब ये तीनों जो रहते हैं इसमें अनुवासन बस्ती पहले देते हैं, मतलब वहां के मल्लों को थोड़ा सॉफ्ट करना है अनुवासन देके। फिर अल्टरनेटिव, एक दिन निरु, एक दिन तेल, एक दिन तेल, एक दिन निरु, और लास्ट में 5 दिन हम अनुवासन बस्ती देते हैं, कर्म बस्ती करें तो। और काल बस्ती में लास्ट में 3 दिन देते हैं तेल का। योग बस्ती में 1 दिन देते हैं तेल का। पश्चात कर्म रहते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग को रिगेन करना है, अग्नि को बढ़ाना है, क्योंकि पंचकर्म करने से अग्नि थोड़ा मंद हो जाती है। तो इसमें खाना, डाइटिक चेंजेस करते हैं, बिहेवियरल चेंजेस, फिजिकल और साइकोलॉजिकल रूल्स कुछ रहते हैं। खाना पीना तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है। बिहेवियर मतलब क्रोध शोक भय ये सब नहीं करना है। फिजिकल मतलब बहुत अति व्यायाम वगैरह नहीं करना है, अति अध्वगमन वगैरह नहीं करना है, संक्रमण नहीं करना है। और साइकोलॉजिकल रूल्स मतलब बिहेवियरल मतलब बिहेवियर भी हमारा अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, आचार रसायन की तरह। और साइकोलॉजिकल मन में भी नहीं दुखी रहना है, सोचना भी नहीं है किसी के बारे में गलत सलत। अनुवासन बस्ती है, स्नेह बस्ती रहती है। अनुवासन बस्ती को ऑयल एनिमा भी बोलते हैं इंग्लिश में। यथा एथम निरो से पादो मात्रा अनुवासने, मतलब जितना हम काढ़ा का दे रहे हैं उसका 1/4 भाग अनुवासन रहता है। अब काढ़ा एक पुरुष को कितना जरूरी है वो हमें युक्ति पूर्वक देखना पड़ता है, उसका देह बल अग्नि सबके हिसाब से, तो उसकी 1/4 मात्रा अनुवासन बस्ती होगी। तो द क्वांटिटी ऑफ ऑयल एनिमा शुड बी 1/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट डिकॉक्शन एनिमा एज प्रिस्क्राइब फॉर ईच एज ग्रुप। तो बस्ती कर्म नॉर्मल पोजीशन में हम ऐसे करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला देते हैं, बस्ती नेत्र को इंसर्ट करते हैं, गुद मार्ग से डालते हैं, और ये बस्ती ऐसे डालते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। प्रोसीजर ऑफ अनुवासन बस्ती, द पर्सन सुटेबल फॉर डिकॉक्शन एनिमा, जिनको हमने काढ़े का एनिमा दिया, बस्ती दिया, वही अनुवासन बस्ती के योग्य है। इसमें स्नेह बस्ती देते हैं, सॉरी स्नेहन और स्वेदन करते हैं, या फिर वमन विरेचन करने के बाद करते हैं, मतलब एमेसिस और परगेशन करते हैं। आफ्टर ही रिगेन स्ट्रेंथ, जब उसको ताकत आ जाइए और वो तेल लेने के लिए योग्य है, तब हम ऑयल बस्ती पहले देते हैं। कोल्ड सीजन रहता है हेमंत और शिशिर, और बसंत ऋतु में दिन में देना चाहिए, और बाकी में हम कभी भी रात को दे सकते हैं। उसको ऑयल मसाज और बात दे के दे, अनुवासन के लिए, मात्रा बस्ती के लिए नहीं है। अनुवासन के लिए नियम है कि हम स्नेहन स्वेदन करके ही दें, खाना दें, अच्छा खाना दें, 1/4 खाना दें, ऐसा खाना दें जो इजिली डाइजेस्टेबल हो, उसमें ज्यादा घी और तेल ना हो, और ज्यादा रूखा सूखा भी नहीं देना है। इसके बाद हम अप्रोप्रिएट लिक्विड भी दें, तक्र दें, छाछ और पानी दाल वगैरह जो भी देना है वो दें। खाना ऐसा रहना चाहिए, तभी अनुवासन बस्ती देना चाहिए। पोजीशन ऐसे रहता है कि स्नेह बस्ती गुद मार्ग से डालते हैं, बस्ती नेत्र को इंसर्ट करके पिचकारी की तरह सिरिंज से अंदर डाल देते हैं। ये अनुवासन बस्ती के बाद नियम होता है कि वो पेशेंट चलना नहीं चाहिए, कुछ टाइम के लिए लेटे रहे, तभी एब्जॉर्प्शन होगा। और ये देने के पहले मल को त्याग करें, यूरिन को त्याग दें, मतलब यूरिन पास करके आए, मल त्याग करके आए, तब ये लें। और कंफर्टेबल जो बेड है, कॉट है, उस पे सोएं, बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो, बहुत ज्यादा नीचा ना हो। पेशेंट को देते टाइम जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं या थेरेपिस्ट हैं, उनको इजी रेट देते टाइम। और लेफ्ट साइड में लेटना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, राइट थाई को ऊपर खींचना है, और लेफ्ट थाई को सीधा रखना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अनुवासन बस्ती देते हैं तो आगे का जो नोजल होता है कैथेटर का, वो लुब्रिकेट होना चाहिए। एयर जो है उसमें जो है वो एयर बबल्स निकाल देना चाहिए। और हम जब दे रहे हैं तो आराम से वो एक बार चेक करना चाहिए कि वो फास्ट जा पाएगा कि नहीं। स्नेह भी ज्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एरंड तेल देंगे वो जाने में मुश्किल होता है। ऐसा चीज दें जो इजीली चला जाए,
और जब हम दे रहे हैं तो इस तरह से देखिए वर्टिकल कॉलम की तरफ वो जाए, ऐसे वो डायरेक्शन में रहे। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, बहुत जोर से प्रेशर नहीं देना है, बहुत लो प्रेशर से नहीं देना है, एक अटेम्प्ट में हो जाए ऐसा कोशिश करना है। और कुछ मटेरियल बैग में रहे, पूरा सब नहीं डालना है। ये बस्ती जब देते थे तब, नहीं तो वायु चला जाएगा। लेकिन आज के जमाने में हम सिरिंज का प्रयोग करते हैं तो वो सब चला जाए तो भी चलता है। जब हम दे देते हैं तो नोजल निकाल देते हैं और ताड़न करते हैं, मतलब कमर पे बटक पे मुट्ठी से ऐसे मुक्का मारते हैं ताकि एब्डोमिनल मसल्स या रेक्टल मसल्स सिकुड़ जाए और तेल को अंदर लें। और इसमें बोला है कि पैर को ऊपर उठा दें, मतलब क्वाट का जो रहता है, जैसे हॉस्पिटल में जो रहते हैं बेड, तो पैर ऊपर उठे हुए हों और शरीर थोड़ा नीचे हो तो वो अंदर ज्यादा अच्छे से जाएगा। और पूरा बॉडी जो है हील्स के ऊपर या तो तकिया रख दें ताकि वो पूरा अंदर से चला जाए, वो पूरा बॉडी में जाना चाहिए अंदर ही अंदर। और पैर के तलवों में भी थोड़ा सा मुक्का मारें या गुदगुदी करें तो वो एब्डोमिनल मसल एब्जॉर्ब करती हैं। और इसके साथ में बोल रहे हैं कि पेनफुल एरिया में थोड़ा मसाज कर दें, थोड़ा सा ऐसे करें कि वहां पे सुख संवाहन जो बोलते हैं उसको वो फील हो पेशेंट को। स्नेह बस्ती जब देते हैं तो बिफोर द स्नेह बस्ती, कर्म पोजीशन ऑफ स्नेह, आफ्टर स्नेह बस्ती एक्सपेल्स। तो ये देखिए जब स्नेह डालते हैं तो मल कितना टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, स्नेह एक्सपेल्ड आउट थ्रू मात्रा बस्ती मार्ग। तो तेल जो होता है, क्योंकि मल जो है स्टूल जो है वह ऑयल सोल्यूबल होके पतला पतला होके और अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पे जहाँ तेल नहीं पहुंचे वहां पे देखिए कितना हार्ड है स्टूल। अनुवासन बस्ती जो रहता है वो तुरंत बाहर नहीं आता है। fat enema liquid inside the rectum does not come out soon. If it come out soon, another oil enema should be administered immediately because fat which does not remain inside does not serve the purpose. क्योंकि अनुवासक बस्ती दिया आपने और देने के बाद तुरंत निकल गया तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, उसका काम ही नहीं हो पाएगा। जिसको संधिवात है और आपने अनुवासन बस्ती दिया और वो निकल गया तो वो ने संधियों तक कहाँ जा पाएगा, इसलिए फिर से देना चाहिए। अगर उसकी अग्नि अच्छी है, इफ द पर्सन हैज गुड डाइजेस्टिव एक्टिविटी एंड इफ द फैट कम्स आउट आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम ही कैन बी गिवन लाइट फूड इन द इवनिंग। अगर अग्नि अच्छा है तो उसको, अगर तेल बाहर जल्दी निकल रहा है तो उसको हल्का खाना दें, हल्का खाना देके अनुवासन बस्ती देना है, भूखे पेट नहीं देना है, एकदम हल्का खाना देके लघु आहार देके उसको बस्ती दे सकते हैं तो वो तेल बाहर नहीं आएगा। तेल जो है वो 9 घंटे तक रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में नियम है अगर अग्नि अच्छा है तो। और इट आफ्टर इट कैन बी अवेटेड फॉर 1 डे एंड नाइट, मतलब 24 घंटे के बाद दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेटर ऑन आफ्टर अहोरात्र 8 डे एंड नाइट 24 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिमूव इट बाय फोर्स विद द हेल्प ऑफ रेक्टल सपोजिटरीज मेड फ्रॉम फ्रूट्स और स्ट्रॉन्ग डिकॉक्शन एनिमल। अगर 24 घंटे के बाद भी वो बस्ती वाला द्रव्य वापस नहीं आ रहा तो सपोजिटरी रखना है, गुदवर्ती रखना है या काढ़े का बस्ती देना है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा ज्यादातर होता नहीं है, पेशेंट निकाल ही देते हैं। If it does not come out due to severe drainage inside and does not produce any troubles like jadyata etc., it should be neglected and allowed to remain inside for the night. मतलब अगर बॉडी बहुत ड्राई है और वो बाहर नहीं आ रहा है और कोई तकलीफ नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, वो अंदर है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको गर्म पानी देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज मेड टू ड्रिंक वार्म वाटर आइदर प्रोसेस्ड विद जिंजर और प्लेन, मतलब या तो शुंठी सिद्ध जल दें या नॉर्मल गर्म पानी कोष्ण जल दें। अगेन ही शुड बी गिवन फैट इन ऑन द 3rd और 5th डे और टिल द फैट गेट्स वेल डाइजेस्टेड। जब वो भूख लग जाए तब हम तीसरा या 5वें दिन फिर से हम तेल का अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। 2nd डे काढ़े का दें, 4th डे काढ़े का दें, मतलब अल्टरनेट डेज ही देने के लिए शास्त्रों में बोला है। अगर अनुवासन बस्ती दे रहे हैं तो मात्रा बस्ती हम रोज दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती अल्टरनेट डेज देना है, एक दिन काढ़ा एक दिन तेल, एक दिन काढ़ा एक दिन तेल। अब पर्सन सुटेबल फॉर अनुवासन बस्ती, मैं बोलूंगा ये चीज, लेकिन आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं क्या? शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, कंचन मैडम कुछ बोलना चाहती हैं।
हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अभी आपने बोला था ना कि अगर हम बस्ती देते हैं तो जो भी पैल्पिटेशन वगैरह रहती है उन सारी चीजों में आराम आ जाता है, और बात सही है। जब कभी भी सीवियर पैल्पिटेशन वगैरह रहे तो वहां पर रहता ही है, वात का पंगा रहता है, या कर सकते पेशेंट को गैस वैस बहुत ज्यादा बन रही होती है, बेल्चिंग हो रही होती है, और साथ में अगर पीछे से पता करेंगे तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी होगा। तो वहां पर वही है, नीरू की बस्ती देने के अलावा तेल की बस्ती जब हम दे देते हैं, एक ही हमने, हालांकि अभी तक मैं अधिकतर ऐसा हुआ कि एक नीरू दिया और उसके बाद हमने 2-4 दे रखी मात्रा बस्ती। बट अभी मैंने सुना सेशन की 3 कम से कम देना चाहिए, तो आगे से मैं ख्याल रखूंगी। 3 नीरू दे करके तो फिर मैं देखूँ वो उसका कैसा तीन रिजल्ट। तीन नीरू दे सकते हैं, या फिर हम जो वेतरण बस्ती देते हैं वो 7 दिन भी दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, बस ये ध्यान में तो रखें ये कि सर, ज्वाइंट पेन ना बढ़े। हाँ, तो पैल्पिटेशन के केस में वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, और मैं हर किसी को कहती हूँ पैल्पिटेशन के पेशेंट को मात्रा बस्ती दे करके देखें, एक नीरू दे लें उसके बाद कुछ मात्रा बस्ती दें तो उससे बढ़िया रिजल्ट आता है। जी सर, थैंक ठीक है, तो अभी 8 बज गए, मुझे थोड़ा कुछ काम से जाना है बाहर। हम लोग 9 बजे मिलेंगे, और ये बस्ती वाला पार्ट 3 कल होगा। हम लोग ये इसको और पढ़ेंगे, एक ही दिन सब नहीं हो सकता, इसको और टाइम लगेगा। ठीक है, जो पंचकर्मा में एमडी करते हैं उनको 3 साल लगते हैं, तो मैं 1 घंटे में सब कैसे पढ़ा दूं, इसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रात को 9 बजे मिलता हूँ, आप लोग पेशेंट लेके आइए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं 9 बजे।